अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो भाई, लास्ट क्लास में हमने कुछ असाइनमेंट्स किए थे, हो गए सारे बच्चों के? अच्छा, असाइनमेंट्स में कोई मसला तो नहीं, क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा तो भाई देखें, आज की जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, और आज ही की क्लास के लिए हमें क्या करना था, जो लास्ट में हमने असाइनमेंट किए हैं वो असाइनमेंट्स आपके होना ज़रूरी हैं, और उसमें जो आपने स्टेप्स इस्तेमाल किए थे, आपने फंक्शन आपने इस्तेमाल किए थे, वो आपके माइंड में होना लाजमी है। ठीक है भाई, अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है ना आप लोगों ने? ठीक हो गया। तो आज की क्लास में आप बहुत कुछ सीखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त क्लास होगी, बड़ी बेहतरीन चीज़ आप सीखेंगे आज, जैसे ग्लोबल एक्सेल, जो कि क्या करेगी भाई, वो आपके काम को निहायत आसान कर देगी। ठीक है, आज हम जो फंक्शन, जो आप कह लें कि टिप सीखने वाले हैं एक्सेल में। अच्छा भाई, आज की जो हमारी क्लास है ना, वो हमारी क्लास है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। ठीक है, अब देखें, कोशिश करेंगे अगर टाइम बचता है तो हम फंक्शन को भी पढ़ लें, लेकिन मेनली आज हमने जो टॉपिक कवर करना है वो कवर करना है रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वाले टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, अब ये होता क्या है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, इसके लिए हमें चाहिए एक शीट। अब बजाय शीट हम खुद बनाएं, ठीक है, उस पर हम टाइम ज़ाया करें, तो हम यहाँ पे इनकी जो प्रैक्टिस फाइल है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो क्लिक करते हैं और ये हमने फाइल को डाउनलोड कर लिया। अच्छा भाई, एक और बात इंपॉर्टेंट आप ज़हन में रखें कि भाई आप एक्सेल जो पढ़ते चले जा रहे हैं, आपने रोज़ाना की बुनियाद पे क्या करना है, उन तमाम तर ऑप्शंस की एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस करनी है, गो थ्रू कर लें सारी चीज़ों को। ठीक है, आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं, आप अपनी बुक में लिख रहे हैं, किताब में, कॉपी में लिख रहे हैं, एक नज़र उसको भी देख लें, ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में ताज़ा रहें। क्योंकि देखिए, मसला क्या है कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स क्या कर रहे होते हैं, आपका बहुत सा टाइम बचा रहे होते हैं। जैसे आज की क्लास में एक छोटा सा पॉइंट हम सीखेंगे, ठीक है, और मैं पूरी क्लास उसी पॉइंट पे लगाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपका बहुत सा टाइम बचाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और सेकंड बात ये याद रखें कि भाई जब आपको किसी ऑप्शन के रिगार्डिंग कोई टर्म बताई जाती है ना, वो टर्म भी आपने ज़हन में रखनी है। अगर आप टर्म को ज़हन में नहीं रखोगे तो होगा क्या, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये सवाल आपने ऐसे करना है, तो आपके टर्म आपके माइंड में नहीं होगी, तो आपको समझ नहीं आएगी ये कहा क्या जा रहा है सवाल में। समझ आ रही है? आप असाइनमेंट करते वक्त फंस जाओगे, आप टेस्ट देते वक्त फंस जाओगे कि भाई ये क्या कह रहे, तो समझ ही कुछ नहीं आ रही। हालांकि काम आपको आता होगा, लेकिन आपको उसका नाम ही नहीं पता क्या है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मछली आपने देखी भी है, खाई भी है, पकड़ी भी है, बहुत सारे काम किए मछली के साथ ना, लेकिन आपको पता ही नहीं कि इंग्लिश में मछली को फिश कहते हैं, तो क्या होगा, मसला बन जाएगा ना, वो कहेगा फिश खानी है, आपको यार क्या कह रहा है यार, मैंने तो मछली खानी है ना। तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। तो चले देखें, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें, मेरे पास एक इनवॉइस शीट बनी हुई। इनवॉइस शीट किसे कहते हैं? बिल को कहते हैं, पढ़ के आ चुके हैं। तो ये एक इनवॉइस शीट मेरे पास मौजूद है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सेल टैक्स निकालना है। देखो, सेल टैक्स वाला कॉलम क्या है, खाली है ना। अच्छा, अब यहां पे मैंने सेल टैक्स निकालना है, तो कैसे निकालूंगा बताएं जरा मुझे। हम पढ़ के आए हैं असाइनमेंट्स में, डिटेल में इसको देखा है जी। सिर्फ सेल टैक्स निकालना है 7.5%। 7.5% सेल टैक्स निकालना है। कौन बताएगा कैसे निकलेगा? खड़े हो जाओ, बताओ। बैठो, गुड। और कौन बताएगा? ठीक है, और कौन बताएगा? अलियान, क्या करेंगे हीरो, बताओ क्या हो गया, क्यों नहीं की प्रैक्टिस? यार सभी काम पे जाते हैं यार, टाइम नहीं मिलता। टाइम क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा? रात को क्या करते हो? हाँ,
फारिग कब होते हो? कौन सी शॉप है भाई? कहां पर है? रशीदाबाद में। सुबह भी जाते हो, फारिग कब होते हो? टाइम कब बचता है? कल आए थे तुम? तो बेटा मैंने कितना टाइम दिया था आप लोगों को? पूरी आधी क्लास में प्रैक्टिस की ना आप लोगों ने कल। तो बेटा ये तो फिर बात ही ना हो ना। इंजीनियरिंग के बच्चों यार ऐसा नहीं करो यार। तो सिंपल मैथमेटिक्स पूछी है मैंने, है ना महमूद? कितनी आसान बात पूछ रहा हूं ना, बताओ, शाबाश, खड़े हो जाओ। क्या करेंगे? हाँ भाई मुजीबुल्लाह बताएगा, बताओ भाई मुजीब। मुजीब है नजीब है? नजीब खड़े हो जाओ। हाँ फिर आगे कैलकुलेट, वो तो कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे बताओ। यासिर, हाँ भाई, यूनिट प्राइस को फिर परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। बैठे भाई, बैठ जाओ सारे, गुड। अच्छा भाई देखें, फर्ज करें कि ये मेरे पास मोबाइल है, इस मोबाइल का मैंने क्या निकालना है? 10% हुकूमत ने इस पर क्या लगाया? सेल टैक्स लगाया। कितना लगाया है? 10%। ये मोबाइल फर्ज करते हैं 50,000 रुपए का है। तो अगर मैंने 10% निकालना है टैक्स इस मोबाइल पर, कितना लगेगा? मैं क्या करूंगा, इसकी कीमत को 50,000 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 10% के साथ। मेरे पास जो आंसर आएगा वो इसका सेल टैक्स कहलाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मेरे पास ऐसे 10 मोबाइल हैं। कितने मोबाइल हैं हीरो? कितने मोबाइल हैं? 10 मोबाइल हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसी तरह से निकालूंगा। उस तरह से तो नहीं निकलेगा ना, पहले मुझे मालूम करना पड़ेगा कि भाई इन 10 मोबाइलों की कीमत क्या बनेगी। तो मैं क्या करूंगा, एक की कीमत मुझे पता है 50,000 रुपए और 10 मोबाइल मेरे पास हैं, तो एक की कीमत को कहते हैं हम यूनिट प्राइस, ठीक है। तो यूनिट प्राइस को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, कितने मोबाइल है मेरे पास? क्वांटिटी के साथ 10 मोबाइल है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। आंसर क्या आएगा? 5 लाख आंसर आ जाएगा। उस 5 लाख को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 7.5% के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 मोबाइलों का सेल टैक्स आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यही काम देखें यहां पर करना है। तो आइटम मेरे पास क्या है? बीफ पिकार्डिलो कोई डिश है, ठीक है, जिसकी प्राइस है $2.99। एक डिश नहीं है, समझ आ रही है? आपने 15 क्वांटिटी में ऑर्डर किया है, तो जब 15 में ऑर्डर किया है तो मैं सिर्फ 7.5 को यूनिट प्राइस के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा ना, पहले टोटल की वैल्यू निकालूंगा। क्या करूंगा? यूनिट प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करवाऊंगा किसके साथ? 7.5% के साथ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें एक और बात इससे पहले समझें। अब इस चीज को निकालने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? चले, अब देखें भाई, दो बातें समझनी है। एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार, चलें रिश्तेदार कह लें। रिश्तेदार आपके करीब होते हैं या नॉन रिश्तेदार? रिश्तेदार ज्यादा करीब होते हैं ना। रिश्तेदार क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं, लाइफ में साथ साथ होते हैं। तो रिलेटिव का मतलब साथ साथ, और एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स, ठीक है। अच्छा देखें भाई, अब फर्ज करें यहां पर आप एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं और जब आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो क्या करता है? वो सेल का रिलेटिव रेफरेंस लेता है। कौन सा लेता है? रिलेटिव रेफरेंस को लेता है। किस तरह से देखें, यहां से मैं क्या करता हूं, अगर यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करवाता हूं क्वांटिटी के साथ, तो टोटल आंसर आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा।
तो ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या किया एक्सेल ने, रिलेटिव रेफरेंस लिया। कौन सा लिया, किस तरह से देखें। अब मैं नीचे वाले सेल में फार्मूले को डबल क्लिक करके चेक करता हूं। देखो जब मैंने नीचे ड्रैग किया तो नीचे वाले सेल के साथ जो रिलेटिव सेल्स थे, उसके साथ वाले सेल्स थे, उसको इसने क्या कर दिया, पिक कर लिया। समझ आ गई बात। देखो ये नीचे आया, सेकंड नंबर पे आया, इसने सेकंड वाले सेल को क्वांटिटी में और सेकंड वाले सेल को यूनिट प्राइस में इसने ले लिया। समझ आ गई। अच्छा देखो अब तीसरे वाले को देखो, तीसरे सेल में आया तो तीसरे वाली क्वांटिटी तीसरे वाली यूनिट प्राइस ले ली। अच्छा सेकंड लास्ट में आया तो सेकंड लास्ट वाली क्वांटिटी और सेकंड लास्ट वाली यूनिट प्राइस ले ली इसने। समझ में आ गई बात। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं, जिसमें जब कोई भी फार्मूला आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करवाते हो फार्मूले को, तो एक्सेल क्या करता है, साथ वाले सेल का रेफरेंस लेके फार्मूले को रेप्लिकेट कर लेता है। समझ में आ गई ये बात। जितने फार्मूले लगाते हो इसी सेंस में अप्लाई हो रहे होते हैं आपके एक्सेल में। अब बात करते हैं, ये तो आसान बात थी, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। अब देखो भाई, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इसका सेल टेक्स्ट मैंने निकालना है। अब मैं यहां पे मैं जाता हूं, भाई कैसे निकालेंगे, मैंने फार्मूला आपको बता दिया, यूनिट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे 7.5% के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका टेक्स्ट आ जाएगा। अब इसके कितने तरीके, दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो। एक तरीका तो ये मैं लिखूं इक्वल यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 7.5% और इक्वल इंटर कर दूं, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहां पर जाऊं और यहां पे इसको सिलेक्ट करने के बजाय मैं जहां पर 7.5% लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके इंटर कर दूं, तब भी आंसर आ गया। तो भाई फायदा क्या हुआ, पहले वाला तरीका अडॉप्ट करना ज्यादा अच्छा है या दूसरे वाला तरीका अडॉप्ट करना अच्छा है, दूसरे वाला। क्यों, हाँ वेरी गुड भाई, दूसरा तरीका क्यों अच्छा है, क्यों एप्लीकेबल है कि भाई अगर बिलफर्ज 7.5% सेल टैक्स था, जब मैंने सारी शीट बना ली, आपने सारी शीट बना ली, जब आपने रिव्यू के लिए आपने मैनेजर को दिखाया या आपने कंपनी के हेड को दिखाया, तो उसने कहा भाई ये क्या किया आपने, ये तो 7.6% सेल टैक्स था, ये तो आपने 7.5% लगा दिया, अब क्या करना पड़ेगा। अगर आपने 7.5 लिखा था तो आपको फार्मूले को दोबारा जाके क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। जब फार्मूले को जाके दोबारा आपको चेंज करना पड़ेगा तो क्या होगा, आपका बहुत सा टाइम जाया होगा। आप फार्मूले में चेंज करोगे, फिर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप जो किया होगा उसको डिलीट करोगे, क्योंकि इसमें से 7.5% इस्तेमाल होगा ना, डिलीट करके दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना पड़ेगा। समझ आ रही है। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं भाई, सेल को सिलेक्ट करते हैं। तो ये सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है आपके अंदाजे में। ठीक है। अब देखो यहां पे मैं जाता हूं, इसको मैं लिखता हूं 7.6, तो वैल्यू चेंज हो गई इसकी ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट मैंने नंबर को जाके चेंज किया। हाँ दूसरा तरीका ये कि आप सेल को सिलेक्ट ना करो, आप वहां पर जाके 7.5% लिख दो। ठीक है। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, हाँ भाई कल्याण, अब क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने 7.6 करना है, फिर क्या करना पड़ेगा, हाँ मुझे इस तरह इधर डबल क्लिक करना पड़ेगा, यहां से जाके 7.6 करके फिर एंटर करना पड़ेगा, और जो ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे किया था दोबारा उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मेरी क्या हो गई, मुश्किल बढ़ गई ना। तो मुझे क्या करना है, जब मैं ये वाला रेफरेंस लूंगा, सेल का रेफरेंस लूंगा, तो मुझे जस्ट सेल में चेंजिंग लेकर आनी है, ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। भाई यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है, समझ आ गई। अब क्या करना है, अब हमने जादू करना है। क्या करेंगे जादू, अब सेल टैक्स नीचे वाली वैल्यू का भी मैंने 7.5% निकालना है, 7.6% निकालना है। लेट्स से इसको मैं सेल सिलेक्ट कर लूं, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो क्या करूंगा भाई, कौन बताएगा जादू कैसे होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, वेरी गुड। क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये क्या हो गया भाई, ये तो एरर आ गया।
हाँ भाई नजीबुल्ला, ये क्या हुआ, ये तो एरर आ गया, क्या करें? हाँ भाई उस्मान, क्या करें, एरर आ गया, क्या हल है इसका? फार्मूला ठीक लगाया हमने, फार्मूला देख लो, फार्मूला तो ठीक है। कौन बताएगा क्या एरर आया? गैस करें क्या एरर आया? एक्सेल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, एक्सेल ने ठीक काम किया है, वैल्यू भी ठीक है, फार्मूला भी ठीक है, सब ठीक है, एरर कहां पर है? ड्रैग एंड ड्रॉप भी ठीक किया है, कंट्रोल वाला तो चक्कर ही नहीं है। एरर आइडेंटिफाई करो, क्या एरर है, क्या एरर आ सकता है? सेल का एरर, कैसे सेल का एरर है? नहीं, सेल को सिलेक्ट करने का भी मसला नहीं है, सोचें जरा क्या एरर हो सकता है। हाँ भाई मुजीब, क्या नाम है, क्या एरर हो सकता है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश। बताओ क्या समझ आ रही है? कंप्यूटर क्या काम कर रहा है? खोपड़ी में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, खाली करके आए हो, चलो बैठो, गुड। हाँ भाई देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले, हार मान ली ना आप लोगों ने, हार मान ली? अच्छा, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूरा टॉपिक समझाया, कौन सा? रिलेटिव रेफरेंस का। अब देखो एक्सेल क्या कर रहा है, एक्सेल कह रहा है भैया आपने मुझे क्या कहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। देखो पहले एक्सेल कह रहा है, आपने कहा यूनिट प्राइस लो, क्वांटिटी लो और इस सेल से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो। एक्सेल क्या करे, रिलेटिव रेफरेंस ले रहा है, नीचे वाले सेल में आया, इसने नीचे वाली यूनिट प्राइस ली, नीचे वाला क्वांटिटी ली और 7.6 के नीचे वाला सेल लिया, तो नीचे वाले सेल में क्या आ रहा है, लाइन टोटल आ रहा है। लाइन टोटल में क्या लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, समझ आ रही है? इसलिए एरर क्या दे रहे हैं, वैल्यू। भाई यहां पर नंबर नहीं था, यहां पे क्या आपने ले लिए, वैल्यू ले लिए, समझ आ रही है? फिर नीचे आते हैं तीसरे वाले सेल में, देखो फिर तीसरे वाले सेल में हम आ गए, तो तीसरे वाले सेल में क्या है, एक्सेल ने दोबारा क्वांटिटी नीचे वाली ली और यूनिट प्राइस तीसरे वाले सेल का लिया और फिर इसने लाइन टोटल से नीचे वाले सेल को सिलेक्ट किया, उसमें नंबर क्या आ रहा था, 48 आ रहा था, समझ आ रही है? इसने 48% इसने सेल टैक्स निकाल लिया, तो यहां पर वैल्यू क्या बता रहा है, 2000 समथिंग बता रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू बता रहा है, 48% निकाल के दे रहा है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ये तरीका गलत है, ये क्या कर रहा है, रिलेटिव रेफरेंस को इस्तेमाल करके आपकी कैलकुलेशन करके दे रहा है, जो कि इस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। यहीं पर इस मसले का हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हाँ नहीं, इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहां पर एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस का। देखें यहां पर सेकंड वाली में देखें, इसने क्या किया हुआ है, लाइन टोटल को सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे जैसे नीचे वैल्यू जा रही है वैसे वैसे नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करता जा रहा है, रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल करता चला जा रहा है, समझ आ रही है? अच्छा, चौथे सेल को देखें, अब इसने ये सिलेक्ट कर लिया, पांचवे को देखें ये सिलेक्ट कर लिया, छठे को देखें ये सिलेक्ट कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, हमने ये काम करना है कि भाई किसी तरह से हम इस सेल को कांस्टेंट रख दें, इस वाले सेल की वैल्यू चेंज ना हो, इस सेल की वैल्यू चेंज ना हो के लिए हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भाई, एब्सोल्यूट रेफरेंस का भाई तीन मेथड्स हैं हमारे पास, तीन बातें याद रखनी है एब्सोल्यूट रेफरेंस में। अगर आप चाहते हो कि रो एंड कॉलम फिक्स रहे, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, जैसे मैं चाहता हूं कि भाई ये कौन सा सेल है मेरे पास, E2 है, E2 सेल में हमारे पास कोई भी सेल है, उसका ना तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते वक्त आप चाहते हो ना तो कॉलम चेंज हो ना तो रो चेंज हो, तो फिर आपने क्या करना है, उस सेल के आगे, जैसे E2 है ना, आपने करना यह है कि
उस सेल से शुरू में, यानी कि देखो ये कॉलम के नाम के आगे और रो के नाम के आगे आपने डॉलर का साइन लगाना है। समझ आ रही है? आपने क्या करना है, आपने कॉलम के नाम के आगे देखो अल्फाबेटिकल जो आपके पास क्या आ रहा है, ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास यहां पर ये लिखे हुए आ रहे हैं, ये कॉलम के नाम को जाहिर कर रहा है। तो कॉलम के नाम के आगे और 2 3 4 ये नंबर किसको जाहिर कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोज को जाहिर कर रहे हैं, नेम ऑफ रोज को जाहिर कर रहे हैं। और रो के नाम के आगे आपने डॉलर का निशान लगा देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, ना तो आपका कॉलम चेंज होगा ना तो आपका रो चेंज होगी। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ कॉलम चेंज ना हो, ड्रैग एंड ड्रॉप जब आप करो सिर्फ कॉलम चेंज ना हो, रो चेंज हो, तो फिर आपने क्या करना है, रो को फिक्स रखने के लिए आपने क्या करना है, या कॉलम को फिक्स रखने के लिए, कॉलम को फिक्स रखने के लिए आप क्या करोगे भाई, आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है, आपने सिर्फ कॉलम के नेम के आगे डॉलर लगाना है, जिसको फिक्स रखना है उसके आगे डॉलर का निशान लगाना है। समझ आ रही है? अच्छा, अब मैंने क्या करना है, रो को फिक्स रखना है, मैंने क्या करना है, रो को फिक्स रखना है। तो मैं क्या करूंगा, रो के नाम के आगे क्या लगा दूंगा भाई, मैं डॉलर का निशान लगा दूंगा। ठीक है, ये मैंने डॉलर का निशान लगा दिया रो के नाम के आगे। और डॉलर का निशान कैसे आएगा, शिफ्ट दबा के आपने 5 दबाना है। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा देखें भाई, देखें ये दो चीजें ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होती, ये दो ऑप्शन है ना, मैंने कॉलम को फिक्स रखना, रो को फिक्स रखना, ये ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता। ज्यादा इस्तेमाल में क्या आता है, ये रो एंड कॉलम दोनों को फिक्स रखने वाला ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हमारा इस्तेमाल में आता है। अब इसके लिए क्या करना है, देखें भाई, अब यहां पे आप जाओगे, जिस सेल को फिक्स करना चाहते हो उसकी रो के आगे, उसके कॉलम के नाम के आगे डॉलर का साइन लगाना है और उसकी रो के नाम के आगे डॉलर का साइन लगाना है और आपने इंटर कर देना है। इंटर कर दिया आपने, उसके बाद आप क्या करो, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अब देखोगे आपका एरर नहीं आएगा। समझ आ रही है? अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर इसने देखो वही वाला सेल का रेफरेंस लिया हुआ है, एब्सोल्यूट फिक्स कर दिया रेफरेंस को। तीसरे में देखो इसमें भी इसी सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। अब आप नीचे तो जा रहे हो, आपके बाकी सेल्स के रेफरेंस को रिलेटिव रेफरेंस अप्लाई कर रहा है, लेकिन इस वाले सेल के आगे रिलेटिव रेफरेंस का एप्लीकेशन आपको देखने में नजर नहीं आ रहा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अच्छा, तो देखिए हमारा ये मसला क्या हो गया, यहां पर हल हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और एप्लीकेशन इसकी देखें भाई क्या हो सकती है। अब बिल फर्ज आपने 10-12 बिल बनाए हैं, 10-12 क्या बनाए हैं, बिल बनाए, और उन 10-12 इनवॉइस शीट्स में एक ही तरह का सेल टैक्स आ रहा है। क्या आ रहा है? एक ही तरह का सेल टैक्स आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आप उसी सेल टैक्स को लेके सारों पे अप्लाई करना चाहते हो कि भाई अगर मैं एक को चेंज करूं तो पूरी शीट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। यानी कि अगर 10-12 शीट्स हैं, 10-12 शीट्स में क्या हो जाए, वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, हाँ, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सीखना है कि भाई शीट में हम रेफरेंस कैसे देते हैं। अब किसी एक शीट में आप मौजूद हो, आपने किसी दूसरी शीट के सेल को रेफरेंस देना है, वो किस तरह से करेंगे देखो भाई। अब मिसाल के तौर पर इसको मैंने रेफरेंस देना है, यहां पर इस वाली शीट पे देना है, लेट्स से यहां पर मैंने रेफरेंस देना है, सही है। तो मैं कैसे रेफरेंस दूंगा, देखो यहां पर आपने सबसे पहले जिस भी चीज का रेफरेंस आप देने लगे हो, आपने लिखना है इक्वल। इक्वल लिख दिया, और आपने ये आपके पास एक सिंबल होता है, इसको हम कोलन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, शिफ्ट दबा के कोलन दबाओगे, इन्वर्टेड कोमास होते हैं ना आपके पास, ये इन्वर्टेड कोमा होता है। अच्छा, बगैर शिफ्ट दबा के आप इस बटन को दबाओगे इंटर के साथ जो मौजूद है, तो कोलन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कॉलन जब आएगा तो इसमें आपने 2 कॉलन लगाने, एक दफा और दबाना है। सेंटर में आपने शीट का नाम लिखना है, शीट का नाम लेट से मैंने रेफरेंस देना था मेन्यू ऑर्डर वाली शीट का। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं मेन्यू ऑर्डर, मेन्यू ऑर्डर शीट का नाम आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेल लिखना है। सेल का नाम क्या था, E2 था आई थिंक मेरे पास, मेन्यू एडर में क्या था, E2 वाला सेल था, E2 मैंने सेल का नाम लिख दिया। उसके बाद ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन आप डालते हो,
आपने ये डाल देना है और आपने इंटर कर देना है। अच्छा भाई ये क्या मसला बता रहा है। अच्छा, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फार्मूला, नॉट typing a formula when the first character is equal, the minus sign is equal to the thing। अच्छा यही शीट हम देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। मेन्यू ऑर्डर में हमारे पास क्या था, E2 था, ठीक है भाई। स्पेलिंग सही लिखी थी हमने, दोबारा जाते हैं, इक्वल और हमने ये लगाया और लिखा हमने मेन्यू ऑर्डर। इसके बाद इसको हमने क्लोज किया और हमने सेल का रेफरेंस दिया E2 था, हमने ये साइन लगाया, उसके बाद हमने इंटर कर दिया। क्या इशू आ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें हम गलती कर रहे हैं। ये जो साइन है हमने पहले लगाना है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का ये जो साइन है हमारे पास टॉपसी, इसको हमने पहले लगाना है, ठीक है भाई, समझ में आ गई। तो इस तरह से आप उस सेल रेफरेंस को क्या कर लोगे, आप ले लोगे, ठीक है। दोबारा बता देता हूं भाई, देखिए हमने किसी भी शीट के किसी भी सेल का रेफरेंस हमने लगाना है। लेट्स से इस सेल रेफरेंस को लेना है, इसका नाम क्या हमारे पास, हम यहां से एक, हाँ ये लेते हैं, क्या है इसका, E4 नाम है, E4 को ले लेते हैं। तो हम यहां पर जाते हैं, लेट्स से यहां पर मुझे चाहिए, मैंने लिखा इक्वल मेन्यू ऑर्डर, ये अपने कॉलन का निशान लगाया, आपने शीट का नाम लिखा, क्लोज किया, एक्सक्लेमेशन साइन आपने लगाया और आपने सेल का एड्रेस लिख दिया E4, लेकिन आपने इंटर कर दिया। तो देखेंगे उसी सेल की वैल्यू आपके पास यहां पर आ जाएगी, ठीक है। अगर अब देखो यहां से क्या करते हो, अगर आप यहां से वैल्यू को चेंज करते हो 26.42 करते हो, तो देखो आपने वैल्यू चेंज की, यहां पर भी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ये क्या होता है, हमारे पास किसी भी शीट में किसी भी सेल को रेफरेंस देना होता है। समझ में आ गई? तो इस तरह से आप ये काम करते हो। ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग कि इक्वल का साइन ऊपर आप लिख देना। ये फॉर्मूला किस लिए, टू क्रिएट रेफरेंस फ्रॉम वन शीट टू एन अदर, to create cell reference from one sheet to another sheet। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला में लिख देता हूं। आपने क्या लिखना है भाई, इक्वल लिखना है, इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद क्या लगाना है आपने, क्या सेमीकोलन कहलाता है ना ये, अच्छा ये सेमीकोलन, उसके बाद आपने क्या करना है, शीट नेम, फिर आपने फिर सेमीकोलन लगाना है, उस साइन को क्या कहते हैं भाई, उस साइन क्या था, एक्सक्लेमेशन, अजीब नाम है यार, एक्सक्लेमेशन है ना, एक्सक्लेमेटरी, चले भाई एक्सक्लेमेटरी, जबान भी नहीं आ रहा, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है आपने, ठीक है। और फिर आपने क्या लिखना है, सेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहां पर हम बता भी देते हैं, इक्वल लिखा आपने, सेमीकोलन लगाया,
उसके बाद हमने लिखा ऑर्डर शीट, ऑर्डर, मेन्यू ऑर्डर, फिर सेमीकोलन लगाया, फिर आपने एक्सप्लेनेटरी साइन लगाया, उसके बाद सेल का एड्रेस लिख दिया। सेल एड्रेस क्या था? E2 नहीं E4 था, E4 कर लें आप, E4। ठीक है भाई, तो ये जरा आप लोग लिख लें। भाई इसमें कोई मसला? क्लियर है, समझ में आ गई? ये भाई है छोटा सा ऑप्शन, लेकिन क्या है कि बहुत जगह इस्तेमाल आएगा आपका, और आपका बहुत सा टाइम ये बचाएगा। सही है, तो हटा दूं इसे। जी भाई हटा दूं। चले भाई, अब मैं क्या कर रहा हूं, असाइनमेंट नंबर 15 आपको दे रहा हूं। ठीक है, आप उसको करें, इसमें कोई भी मसला आता है तो पूछें।